नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिहार में गहन संशोधन जो मतदाता सूची का चल रहा है, उसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है और उस हड़कंप के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को अगर किसी ने वाकई में एक बड़ा झटका दिया है आज, तो वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने आज जो काम किया, एक ऐसी चिट्ठी लिखी कि आज मोदी जी को रात में शायद नींद नहीं आएगी। पूरी बीजेपी को यह लगेगा कि अब मोदी जी का राजपाट अब जा सकता है। आज पहले संकेत उसके मिले हैं। अब मैं ये क्यों कह रही हूं, ये आपको बताना चाहती हूं। टीडीपी ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर अभियान के दायरे को स्पष्ट करने और इसे नागरिकता सत्यापन से अलग रखने की मांग की है। टीडीपी ने अपने चिट्ठी में जोर देकर कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल मतदाता सूची में सुधार और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना होना चाहिए, न कि नागरिकता की जांच करना। टीडीपी ने अपने पत्र में चुनाव आयोग से अपील की है कि वो स्पष्ट रूप से ये घोषणा करे कि एसआईआर का नागरिकता सत्यापन से कोई संबंध नहीं है। पार्टी ने मांग की कि आयोग द्वारा जारी सभी क्षेत्रीय निर्देशों में इस अंतर को स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। उस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष गहन संशोधन का उद्देश्य केवल और केवल मतदाता सूची को अपडेट करना और पात्र मतदाताओं को शामिल करना हो। इसे नागरिकता सत्यापन के अभियान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल अल्टीमेटम है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मोदी जी को और साथ में चुनाव आयोग और आरएसएस को भी। और साथ में क्या लिखा है चिट्ठी में नायडू साहब ने, सुनते जाइएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि एसआईआर को नागरिकता वेरिफिकेशन के अभियान के रूप में गलत समझा जा रहा है, जो मतदाताओं में भ्रम और डर पैदा कर रहा है। यानी कि वो मोदी जी से और चुनाव आयोग दोनों से कह रहे हैं कि ये एसआईआर के जरिए डर और भ्रम मत फैलाओ। पार्टी ने सुझाव दिया कि आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह अभियान केवल मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए है, न कि नागरिकता की जांच के लिए। बिहार में कई मतदाताओं, विशेष रूप से ग्रामीण और गरीब समुदाय के बीच जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट की कमी है। तो जो बातें खरी खोटी रूप में आज उन्होंने चिट्ठी में लिखी हैं, जैसा मैंने कहा कि आज मोदी जी को रात में नींद नहीं आएगी और वो ये जरूर सोचेंगे और अमित शाह से जरूर बात करेंगे कि आज ये नायडू ने क्या कर दिया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। कमल कृष्ण रॉय साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सिद्धार्थ शर्मा इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ है। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। रॉय साहब से आज शुरू करती हूँ कि रॉय साहब, चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी, क्या आज मोदी जी को वाकई में नींद आएगी रात को आज? जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए राय साहब, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मोदी जी को, अमित शाह को और डोभाल साहब को, तीनों को नींद नहीं आएगी। और ये इस नींद आने न आने के पीछे सिर्फ चंद्रबाबू नायडू का ये लेटर बम ही नहीं है सिर्फ, बल्कि इसके पहले 9 जुलाई को बिहार की धरती पे जो नवजागरण, जो रेनेसां देखा गया। कभी हम लोग सुनते थे कि जयप्रकाश आंदोलन की पहली मीटिंग जब गांधी मैदान में हुई तो रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता के उद्घोष के साथ हुई थी। इंदिरा जी सत्ता में थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता जब दिल्ली की तरफ कूच करती है तो सारी पार्टियां उसके पीछे पिछलक्कों की तरफ दौड़ती है। बिहार की आम जनता ने जिस तरह से बिहार के चप्पे चप्पे में, सड़क पे, हाईवेज पे, खेतों में, पगडंडियों में खड़े होकर इस वोटर रिवीजन का विरोध करते हुए इस बात का संकेत दिया कि हम सिर्फ वोटर लिस्ट के लिए चिंतित नहीं, हम जरूरत पड़ेगा तो वोटर लिस्ट का ये साजिश करने वाले हमसे हमारा मताधिकार छीनने वाले मोदी को सत्ता के सिंहासन से उतार भी सकते हैं। और जितने संदेश आए बिहार से 9 जुलाई को, उसने एक नई ताकत दी। उन्होंने नसों में खून, एक नया खून, रक्त संचार किया। और हमारे नायडू साहब का जो उत्साह, नायडू साहब इज डिफरेंट फ्रॉम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक तरह से जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को लाल किले में कैद रखा था, हमारे नीतीश बाबू की सारी उपलब्धियों के बावजूद
और गरीबों के प्रति उनके सारे सेवाओं समर्पण के बावजूद आज वो अपने शारीरिक मानसिक स्थिति में अपने कुछ चंद लोगों के कैदी हैं जो नरेंद्र मोदी का आरती बंधन करते हैं। नीतीश बाबू ने यह संदेश दिया कि अगर असहमति का की खाई चौड़ी होती गई, अगर हमारे आपके बीच में मतभेद के मुद्दे बढ़ते गए, तो हमें केंद्र में मोदी की सत्ता और भाजपा की सरकार नहीं चाहिए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भाजपा की सत्ता की अपने अपने जो पाए इतने कमजोर हो गए हैं, 400 पार मांगने वाला नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी को बहुमत भी नहीं मिली। और इन बैसाखियों के सहारे अगर वो सरकार चलाएंगे तो ये बैसाखी, जिसको बैसाखी समझ रहे हैं, वो स्तंभ है और वो कभी भी थोड़ा सा भी खिसकेंगे तो वो कर लेंगे। अगर आप इनके पूरे जो 11 इन्होंने चीजें मांगी है, उन 11 लोगों का एनालिसिस करिए तो बिहार की बहुसंख्यक जनता वोटर लिस्ट से बाहर आपको दिखाई पड़ेगी। बिहार में आप कह रहे हैं कि वो पासपोर्ट दीजिए, 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। हाई स्कूल के मार्कशीट दीजिए एज प्रूफ के रूप में। बिहार में 15% लोग भी आबादी के वो हाई स्कूल पास नहीं है, जबकि बिहार की 90% जनता के पास आधार कार्ड है और करीब 80% से ज्यादा जनता के पास राशन कार्ड है। उसको इन्होंने इस पहचान की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। तो सब और नागरिकता चेक करेंगे। एक आज आज से वो उन्होंने न्यूज प्लांट कर दिया है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और विदेशी मुसलमान बिहार में करोड़ों की संख्या में है। उसी करोड़ों की संख्या के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसी करोड़ों की संख्या की ओर से नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं। तो ये जो पूरा हमारे हमारे जो फैब्रिक है तेलंगाना का, वो जो सेकुलर फैब्रिक है, वो उनको ओवैसी साहब के साथ सरकार चलानी है। उनको तेलुगु कन्नड़ के साथ जो है उर्दू को भी साथ साथ ले चलना। वही एक राज्य है जहां पर मुसलमानों का आरक्षण दिया गया और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया। तो वो एक बार्गेन की स्थिति में उनको लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। अब मोदी जी से अभी आपने देखा कि किस तरह से 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने अपने जो नई कैपिटल है बनाया है, बनाने की जो उनका योजना है उसके लिए उन्होंने वसूली किया है अमरावती के लिए। और बहुत सारी सुविधाएं वो लोग लेते रहते हैं। और ये बहुत एनडीए के उस जमाने एक सवाल ये भी है कि नायडू अभी तक चुप बैठे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उनको बोलना पड़ रहा है? आज ये भी तो सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद मैं सिद्धार्थ के पास आऊंगी। जी बोलिए। उसकी वजह यह है कि नायडू इसलिए भी चुप बैठे थे कि एनडीए में भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत थी और भाजपा में मोदी की स्थिति बहुत मजबूत थी। आज आप लगातार देखिए गडकरी साहब जो भाषा बोल रहे हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। गडकरी साहब बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सर खिलाफ आपको जरूरत होगा तो बोलना भी चाहिए। तो भाजपा के भीतर की दीवारें जो बाहर दिखाई पड़ रही, संघ और भाजपा के बीच के मतभेद उजागर हो गए इसी दौर में। राय साहब, मेरे ख्याल से गर्ग साहब को शायद जाना होगा, तो मैं गर्ग साहब से कमेंट ले लेती हूँ। इस समय भारत के रिनाउंड इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग। गर्ग साहब, आपसे कमेंट चाहूंगी, क्या चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को एक करारी चिट्ठी लिखी है और मोदी जी को आईना दिखाया है, चुनाव आयोग को और आरएसएस को आईना दिखाया है? नायडू ने क्या आज मोदी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और मोदी का जो सपना था कि हम बिहार का चुनाव लूट लेंगे, आज उस सपने पर पानी फिर गया एक तरीके से? देखिए, गणेश कुमार गुप्ता जो है वो गुप्त रखता था हर बात। नायडू ने, क्योंकि वो एनडीए का पार्ट है, गणेश कुमार गुप्ता को बता दिया कि अपनी जगह पे रहना। किसी को तो एक नौकरशाह है, उसको किसी की नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। वो हिंदुत्व करना चाहता है, नहीं कर पाएगा। ये देश हिंदुत्व से नहीं चलेगा। बीजेपी की ये कोई प्रवृत्ति नहीं ली हुई। दूसरी बात ये है कि नायडू को ये मालूम है कि मेरी सत्ता जाएगी, क्योंकि वहां तो हिंदुत्व चल ही नहीं सकता। आंध्रा एक ऐसी स्टेट है जो पूरे भारत में पूरा, यहाँ तो आंध्र रेवोल्यूशन होने लगा था। इसको मालूम नहीं है इनको कि क्या हो रहा है। तो इसलिए नायडू ने अपनी सत्ता को रखने के लिए मोदी साहब को ये झटका देना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि वो पानी जो था बाढ़ का वो उसके स्टेट में आ रहा है। गणेश कुमार गुप्ता अब्दाली बन के चल रहा था
कि हम तो पूरे देश में करेंगे, हम तो पूरे देश में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में बोलता है कि देखिए जी 326 में तो हमारे को अधिकार है, 326 में मैं हैरान हूं कि 326 में कहाँ अधिकार है उसको नागरिकता तय करने का। उसको अधिकार है वोटर हाँ सूची बनाने का। राय साहब म्यूट कर इसलिए लीजिएगा। हाँ बोलिए बोलिए। इसलिए जो ये है चंद्रबाबू नायडू, उसमें गणेश कुमार को भी झटका दिया है, मोदी साहब को भी झटका दिया है, और एनडीए को भी बता दिया है। जो नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार तो पलटू राम है, वो तो बार बार पलटता है। जो चंद्रबाबू नायडू है, ये पॉलिटिशियन उससे अच्छा है, क्योंकि उतना पलटू नहीं है। वो तो पलटू नहीं, तो जो नीतीश कुमार था वो तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था किसी जमाने में, पलटने के कारण उसका विश्वास नहीं रहा। चंद्रबाबू नायडू का फिर भी कुछ ना कुछ विश्वास है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू को अब अपनी पद बचाने के लिए, अपना राज्य बचाने के लिए, और ये देश की जो है एक फायदा भी है, लाभ भी है देश को, क्योंकि अगर मोदी का हिंदुत्व बढ़ेगा तो ये देश टूटेगा। ये बाल्कनाइजेशन होगी जो अमेरिका चाहता है, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। सो उसको टूटने से बचाने के लिए और मोदी साहब को झटका देने के लिए। और झटका कब दिया है, एक बात मैं अपनी अंत में कहूंगा कि झटका तब दिया जब मोदी साहब हिले हुए हैं आरएसएस के कारण, अपनी अंदरूनी लड़ाई के कारण। भाजपा में भी दो टोटे हो गए। गडकरी साहब पूरा उनको चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, एक गडकरी साहब पे हमला कर रहे हैं। उधर मोहन बख्श जी चुनौती दे रहे हैं, ये मोहन बख्श जी से भी हमला कर रहे हैं। अब 3 फ्रंट बन गए, मोहन नहीं बख्श जी, लेकिन आपको लगता गडकरी है जी। डॉक्टर गर्ग आपको हाँ जी। लगता है क्या चंद्रबाबू नायडू ने जो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है, आज उससे जी। चुनाव आयोग और मोदी जी दोनों के होश उड़ चुके हैं? मोदी जी के लिए एक सिरदर्द बन गया आज ये नायडू की लिखी हुई चिट्ठी। देखिए, मैं होश उड़े तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनको चिंता जरूर हो गई है। और ये मोदी की चिट्ठी सिरदर्द तो जरूर हो गई है। मैं तो सिरदर्द से भी थोड़ा ज्यादा कहूंगा, डॉक्टरी हिसाब से माइग्रेन शुरू हो गया उसको, ना छोड़े ते आप ये ना कह रहे हैं ठीक। कि मोदी जी को आज माइग्रेन हो गया चिट्ठी लिख हाँ, ये नायडू दोनों की को, देखकर। लेकिन दोनों एक को, सवाल और दोनों को। करूंगी, दोनों हाँ जी, को, चुनाव आयोग और मोदी जी दोनों को एक सवाल और, दोनों। क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, आपको हम्म। लगता है कि नायडू की ये चिट्ठी देखने के बाद मोदी जी को ये लगेगा कि भाई मेरी केंद्र में सरकार गिर जाएगी, तो क्या एसआईआर पर रोक लगाएंगे और चुनाव आयोग को मोदी जी बोलेंगे कि भैया बस करो एसआईआर करना, ये गहन संशोधन करते करते मेरी सरकार सेंटर में गिर जाएगी? क्या आज कुछ ऐसा निर्देशन मोदी जी चुनाव आयोग को दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तलवार पे हाथ मारने की बात है। मोदी जी बिल्कुल नहीं ऐसा निर्देश देंगे। मोदी जी कोशिश करेंगे कि इस बात को अंदर अंदर से, जैसे बिहार में भी अब वो खाली फार्म दे रहे हैं, कुछ भी दे दो। एक तरफ बोलते हैं सीईओ वहां के आधार दे दो, यहाँ बोलते हैं कि हमने आधार देना नहीं, हम तो मानते नहीं है। सो वो बगैर बताए वही करेंगे जो अब तमिलनाडु चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ऐसे नहीं बोलेंगे। मोदी जी केवल एक दफा वापस आए हैं, वो किसान आंदोलन पे आए हैं, नहीं तो मोदी जी वापस नहीं आते अपनी बात से। और उतना जो प्रेशर अभी नहीं है। जिस दिन कांग्रेस और जेडीयू ने बिहार की सड़कों पे पूरे का पूरा सैलाब, जन सैलाब दिया है, उस दिन मोदी जी को पता चलेगा कि क्या भाव बिकती है मंडी में। तो उस दिन वो वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो अभी अंदर अंदर से जो इनका तरीका है आरएसएस का, वही तरीका वो अपने उपयोग में नहीं लाएंगे। लेकिन जो लेकिन हाँ जी, बोलिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि नायडू साहब की ये चिट्ठी आज नीतीश कुमार को भी तो थोड़ा सा असहज करेगी। वो भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि भाई मैं तो चुप रहा, यही बोलने लगे, अब क्या करूं मैं। आज नीतीश कुमार को भी तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई नायडू अगर असर्ट कर सकते हैं तो जनता उनसे भी पूछेगी कि भाई आप क्यों चुप बैठे हैं मोदी जी के आगे नतमस्तक होते हुए। नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार को सोचने का अब टाइम ही नहीं रहा। अब तो नीतीश कुमार लूजेंगे। ये चिट्ठी का असर ये होगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ हो जाएंगे लोग बिहार के, कि देखिए जी हमारा बिहार का बाबू तो बोलता मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत तेज हूँ, मैं जनता का मसीहा हूँ, ये तो बोलना नहीं है, लेकिन वो तामल उसका अंदर वाला बोल गया। इसलिए आज की चिट्ठी से नीतीश बाबू का वोट 2-3% तो कट ही गया पक्का ही।
नीतीश क्योंकि बाबू का लोगों को 2-3% कट गया, बीजेपी का कितना कटेगा डॉक्टर गर्ग? अगर नीतीश का 2-3% कटा तो मोदी जी का यानी कि बीजेपी का कितना कटेगा? बीजेपी का तो ज्यादा कट रहा है वहां। बीजेपी का तो जो बीजेपी का अपना कार्य करता है वो उसमें चुनाव हो रहा है। 4 लाख लोग उन्होंने दबाए पन्ना प्रमुख कि जी नहीं नहीं ये निर्वाचन योग लगा रहा है, ऐसे कर रहा है। अब वो तो 4 लाख जो लोग हैं उनमें बहुत से खुद ही बोलते हैं कि जी हम क्या करें, हमें तो धक्का कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी का वोट तो नीतीश से भी ज्यादा कटेगा, क्योंकि नीतीश का अपना एक गणित है वहां, तो एक क्या अकेला सफाया नहीं हो ना। सकता है? अगर आपने कहा कि 2-3% जेडीयू का कट रहा है, बीजेपी का भी कटेगा, तो फिर बचेगा क्या एनडीए के पास? यानी कि देखिए, एनडीए क्या सफाया हो जाएगा? आज नायडू की चिट्ठी ये नहीं बता रही नहीं है कि अब बिहार आएगी। में तो देखिए, बिहार में तो जनता ने फैसला तो किया हुआ है, सामने नजर आ रहा है। जितने पोल पोलस्टर्स हैं सबने उसकी स्टडीज की है। एक ही अंतर है उसमें, जो तेजस्वी यादव और वहाँ इनका कांग्रेस वालों का झगड़ा चलता रहता है, कभी पप्पू यादव से, कभी कन्हैया कुमार से। तेजस्वी यादव अपने गोटी ठीक खेलेगा तो ये जो गठजोड़ है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि सड़कों पे तो आ रहे हैं। केवल यही लोग हैं ना जो सड़कों पे लड़ाई कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी तो लड़ाई कर रहा है वहां बिहार में, कन्हैया कुमार तो लड़ाई कर रहा है, कांग्रेस तो लड़ाई कर रही है, जेडीयू आरजेडी लड़ाई कर रहा है। तो इसलिए वहां तो सड़कों पे तो ये बात है, जितने मैंने सुने हैं लोगों का, एक एक जितने भी जर्नलिस्ट जाते थे, हर लोग बोलते हैं देखिए ये जो हमारी बात सुनेगा, जो लोगों को इकट्ठा रखेगा, हम तो जो नाम भी नहीं लेते कि हम आरजेडी या कांग्रेस को वोट डालेंगे, बोलते हैं नहीं नहीं ये बीजेपी तो अब इसने तो हमारा खराब कर दिया, इसने सब देश को बेच दिया। अब इसका मतलब यही है ना, दूसरे के पास जाएंगे। लोग डरते होते हैं थोड़ा सा, लेकिन धीरे 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 अभी बहुत टाइम पर है, 2-3 महीने पड़े हैं। 2-3 महीने में एक तो जो 1 लाख वोट करे, सॉरी 1 करोड़ वोट काटने की इनकी जो स्कीम है, अगर वो इन्होंने लगा दी, जैसे आज ही निर्वाचन आयोग ने बोला है कि हमने 6 करोड़ 60 लाख वोट तो हमारे पास फार्म आ गए, लेकिन उसमें से वोट कटेगा, कटेगा कि जी इसके पास ये कागज नहीं, ये कागज नहीं। अब जो वो हेरा फेरी करना चाहता है, जो चुनाव में धांधली करना चाहता है, उस धांधली पे रोक लगेगा। और मेरे हिसाब से आज से मैं कह सकता हूं कि आज से जो चंद्रबाबू की लेटर है, क्योंकि हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, चंद्रबाबू के ये लेटर के कारण बिहार में नीतीश बाबू का, बीजेपी का ग्राफ नीचे जाएगा, चिराग पासवान का नीचे जाएगा, मांझी का नीचे जाएगा, और कांग्रेस और आरजेडी का ग्राफ ऊपर जाएगा। ये तो निश्चित है। ओके ओके ठीक है। सर आपको जाना था। हाँ हाँ, हाँ आई लेट यू हाँ गो। बस। थैंक यू सो मच डॉक्टर गर्ग। मैं अब वापस के रॉय साहब के पास आ रही हूँ, क्योंकि आप बोल रहे थे उस समय गर्ग साहब को जाना था, इसलिए मैं उधर आ गई थी। अब आप अपनी बात खत्म करिए। राय साहब, चंद्रबाबू नायडू की ये चिट्ठी कितना बड़ा झटका है मोदी जी के लिए और पूरे एनडीए की सरकार जो केंद्र में है उसके लिए, और साथ में चुनाव आयोग के लिए भी। उसके बाद में सिद्धार्थ के पास आऊँ। जी बोलिए बोलिए राय साहब। देखिए, भारत की राजनीति में क्षेत्रीय शक्तियों के उभार का एक नया समय चंद्रबाबू नायडू के इस हस्तक्षेप से शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। महाबली के रूप में केंद्र में सत्ता स्थापित करके नरेंद्र मोदी जी ने जिस निरंकुश तरीके से अपने कैबिनेट को अपना पिछलग्गू बना के रखा, अपनी पार्टी को अपना पिछलग्गू बना के रखा, उसी तरह से रीजनल पार्टियों को भी उन्होंने ढोल मजीरा पार्टी से ज्यादा कहीं स्थान नहीं दिया। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार को इन्होंने परास्त किया, जिस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला, शिक्षा मंत्री को जेल में डाला, और जिस तरह से भ्रष्ट से भ्रष्टतम लोगों को बंगाल और असम में, बिहार और महाराष्ट्र में इन्होंने अवसर दिया सत्ता चलाने का और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का, नायडू जैसे रीजनल फोर्सेज ने एक का ये बहुत लाजमी है, बहुत संवैधानिक सवाल है कि नायडू को ये पता है, और नायडू के कि मोदी जी के बैसाखी का और उसके रस्सी को पकड़ के हम इस नदी को पार नहीं कर सकते। मोदी जी जैसा निर्मम और गैर संवैधानिक व्यक्ति भारत की राजनीति में मिलेगा नहीं, जो अपने सहयोगियों को ही समाप्त करने में सबसे ज्यादा आनंदित होता अपने वो। और इसका बहुत बड़ा इतिहास है। मोदी जी अपने पार्टी में भी जो अपने से के डिसेंटर थे, उनको हर प्रकार से समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। आप
गुजरात में देख लीजिए अपने गुरुओं को कैसे समाप्त किया। दिल्ली के सत्ता में जो महागुरु थे, जो जोशी जी, माननीय अडवाणी जी, कैसे समाप्त किया। और बहुत सारे नाम हम नहीं लेना चाहते जिनका धरती से ही अस्तित्व के कारण। तो मोदी जी बेसिकली जो संघ का ये इनकी ट्रेनिंग है, ये आंतरिक लोकतंत्र और सेकुलरिज्म इसमें इनका अस्थाई नहीं है। ये तो उस तरफ दिशा को ले जाने जो संघ इनको बता रही है। और नायडू के सामने जो सबसे बड़ा धर्म संकट है कि मोदी जी अगर संघ के एजेंडे पर इस देश की राजनीति को का रथ खींचेंगे तो नायडू इस रथ से उतर जाएंगे। अगर नायडू इस रथ से उतर जाए तो कोई भी मोदी की सत्ता को दिल्ली में बचा सके। और अब उस बात के संकेत मिल रहे हैं जो आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि ये गैल्वेनाइज होगा, ये जो संकट जब बहुत बढ़ेगा सत्ता से उतारने तक भी जा सकता है। क्योंकि ऐसे संकट के समय मोदी जी की पार्टी में जो यूनिटी होनी चाहिए, मोदी जी की पार्टी खंड खंड विखंडित हो सकती है। क्योंकि सारे असंतुष्ट लोग ऐसे माहौल में जब मोदी जी की कुर्सी कमजोर होगी, जब उनके कलम और वाणी की ताकत कमजोर होगी तो विद्रोह कर जाएंगे। ये हिंदुस्तान के इतिहास में देखा गया कि केंद्र का शासक जब कमजोर होता है तो सूबाई सरदार बगावत करते हैं। और इसका संकेत हमारे दे रहे हैं। और जिस तरह से इंडिया अलायंस और जिस तरह से और रीजनल पार्टियों के जो फोरम है, जैसे उत्तर प्रदेश में पीडीए की चर्चा आपने सुनी होगी, तो ये लोग, इन लोगों की यूनिटी बढ़ रही है, इन लोगों का विस्तार हो रहा है। और इस बार जो वोटर रिवीजन है बिहार में जो नीतीश बाबू के साथ जो छोटी छोटी पार्टियां सहयोग कर रही हैं, उनका तो वजूद ही मिटने के खतरे में है। अगर इसके हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार किया गया तो ये जीतन राम मांझी और ये रामविलास पासवान के दो भाई और बच्चे की चिराग पासवान की पार्टी के पास वोटर ही नहीं रह जाएंगे। और इस चुनाव के बाद इनका अस्तित्व मिटता हुआ दिखाया जा रहा है। तो इस खतरे को भांप रहे हैं, इस खतरे को भांप रहे हैं कि किस तरह से हम बिहार के ही धरती पर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था, बयान दिया था जिसमें विवाद हुआ था कि इस देश में क्षेत्रीय शक्तियों और क्षेत्रीय पार्टियों की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा रीजनल पार्टी की आवश्यकता नहीं, भाजपा सारे जरूरतों को के और क्षेत्र के और आखिरी हाशिए पर खड़े हुए लोगों को। तो इनका संकेत वन नेशन वन इलेक्शन के नारा के पीछे तो यही है कि जो नेशनल पार्टी है वही पावर में रहे, वो वही संसद में रहे, वही विधानसभा में रहे और वही ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत। जी हाँ, नहीं, लेकिन सिद्धार्थ, क्या आज वाकई में चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा ब्रेक मोदी जी के लिए लगाया है जो ब्रेक से उभर नहीं पाएंगे मोदी जी इस शॉक से? क्योंकि वो उनके लिए एक शॉक है, सिरदर्द बोला जाए। डॉक्टर घर कह रहे थे कि नहीं, ये सिरदर्द नहीं, माइग्रेन हो गया आज मोदी जी को इस चिट्ठी से। ये जो चिट्ठी है चंद्रबाबू नायडू की, ये आप किस लाइट में देखते हैं इस चिट्ठी को? जी जी, आज जो हुआ वो बहुत दिलचस्प हुआ। दिलचस्प इसीलिए हुआ कि ऐसा हो गया कि अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। प्रधान जी की कश्ती आज ऐसे जगह डगमगा रही है जहां पर पानी बहुत कम था। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ आपको हम लोगों को ध्यान में रखना है कि वो बहुत चतुर भी हैं और साथ में बहुत व्यवहारिक इंसान भी हैं। अब वो तब तक चुप रहे जब तक ये मामला पूरा एसआईआर का मामला, जो कि मैं उसको बेसिर पैर का मामला कहता हूँ, ये मामला उनके राज्य तक नहीं पहुंचा था, ये कहीं दूर बिहार में चल रहा था। तब तक वो चुप थे क्योंकि वो व्यवहारिक हैं। लेकिन आज वो बहुत चतुर हो गए क्योंकि आज एक ऐसी घटना घटी कि ये मैं आपको अखबार दिखा रहा हूँ दक्षिण भारत का। इसका हेडलाइन देखिएगा, इसमें दिख जाएगा कि दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा हुआ है और इसमें हिंदी में फर्स्ट पेज पर इश्तेहार छपा है बिहार के वोटर रोल के बारे में। चुनाव आयोग ने यह इश्तेहार निकाला है। तो जैसे ही चंद्रबाबू नायडू ने ये देखा कि ये मसला केवल इन्होंने बिहार तक सीमित नहीं रखा है, ये हैदराबाद के स्थानीय अखबारों में भी, तेलंगाना के स्थानीय अखबारों में भी, आंध्र प्रदेश के स्थानीय अखबारों में भी, कर्नाटक के स्थानीय अखबारों में भी यह इश्तेहार छपना शुरू हो गया। तो तुरंत चंद्रबाबू नायडू ने इस पर अड़ंगा लगा दिया और अड़ंगा लगाते समय बहुत समझदारी से ये जो पत्र उन्होंने लिखा है, ये पत्र उन्होंने लिखा है चुनाव आयोग को। बहुत अच्छे से चुनाव आयोग को लिखा है कि आप इस पे इस बेसिर पैर की जो कवायद है, इसके जरिए आप नागरिकता किसी की नहीं पूछ सकते।
उसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कुछ दिन पहले मुझे दांत में दर्द हुआ, तो आजकल दांत में दर्द होता है तो सबको पता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो होता है, ये सबको पता है, लेकिन रूट कैनाल का ट्रीटमेंट देगा कौन? वो कोई डेंटिस्ट देगा या मेरा ड्राइवर देगा? रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक डॉक्टर ही दे सकता है, एक डेंटिस्ट ही दे म्यूट सकता कर है। लीजिए राय साहब, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है आपके यहाँ से। हाँ बोलिए, बोलिए सिद्धार्थ, बोलिए। तो अगर मेरे दांत में दर्द है तो उसका इलाज करेगा डेंटिस्ट, मेरा ड्राइवर नहीं कर सकता। तो इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इस देश में किसी की नागरिकता को चेक करना है तो वो काम चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना होता है। किसी की नागरिकता को देखना या उसको नागरिक नहीं है ये घोषित करने का काम चुनाव आयोग का नहीं होता है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने बहुत समझदारी से ये पत्र किसी सरकार को नहीं लिखा, भाजपा को नहीं लिखा, उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा कि आप तो ड्राइवर हो साहब, आप मेरे दांत का इलाज कैसे कर सकते हो? इसीलिए इसका जवाब देने में चुनाव आयोग को भी बड़ी अटपटी स्थिति होने वाली है, भाजपा को भी बड़ी अटपटी स्थिति होने वाली है, केंद्र सरकार को भी अटपटी स्थिति होने वाली है। जो भाजपा के 2 रुपए के ट्विटर पर समर्थक होते हैं, जो इकोसिस्टम है भक्तगण, उनको भी बड़ी अटपटी स्थिति होने वाली है। ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 2024 के बैसाखी पर आने के बाद भाजपा सरकार ने अपना थोड़ा-सा ना मोडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका बदल लिया। 2024 से पहले भाजपा के पास बहुमत था, तो जब बहुमत उसके पास था तो वो किसान कानून भी जबरदस्ती ले आती थी। दिल्ली के राज्य सरकार की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद उसको छीन लेती थी। लेकिन अब 2024 में उनका बहुमत नहीं आया और इसके चलते उनको समझ में आ गया है कि वो संवैधानिक रूप से कोई काम नहीं कर सकते हैं। आज इसीलिए वो संवैधानिक जितने भी काम हैं, वो सेंसस करवाने की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो, ये सब चीजें भाजपा के फितरत के विपरीत हैं, लेकिन वो भाजपा वो करवा रही है क्योंकि उसको पता है कि उसके पास बहुमत नहीं है। लेकिन अंदर से भाजपा की जो एक कहावत है, नीलू जी सब जानते हैं, रस्सी जल भी जाती है ना तो उसकी ऐंठन नहीं जाती है। तो भाजपा का जो पूरा इकोसिस्टम है उसका मानना है कि इस देश की जनता जो है वो नागरिक नहीं है, प्रजा है। प्रजा का मतलब वो भेड़ बकरी है, उसको हमें हाँकना है, प्रजा को कंट्रोल करना पड़ता है। नागरिक को आप कंट्रोल नहीं करते, नागरिक लोकतंत्र में ना नागरिक तंत्र को कंट्रोल करता है। लेकिन भाजपा के अनुसार लोकतंत्र का मतलब होता है लोक के लिए तंत्र, मतलब ठोक तंत्र, लोगों के लिए एक सिस्टम बनाओ जिसमें कि लोग फंस जाएं। तो लोगों को कंट्रोल करने का उनकी जो इच्छा है, अब भाजपा के लिए समस्या है कि 2024 से पहले जो बहुमत था वो कोई भी कानून जबरदस्ती बना सकते थे। अब बहुमत नहीं है, इसीलिए वो संवैधानिक रूप से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कोई कानून नहीं ला सकते। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि संवैधानिक जो दूसरी संस्थाएं हैं उसके कंधे पर चढ़ के कंट्रोल करने की या कवायद करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे सामान्य भाषा में बताएं तो मान लीजिए मैं बहुत बड़ा रंगदार हूं लेकिन बूढ़ा हो गया, पैर टूट गया, बैसाखी पर आ गया, पर रंगदारी का मेरे शौक तो खत्म नहीं हुआ है, रंगदारी करने का शौक बहुत है। तो जब मैं खुद रंगदारी नहीं कर सकता तो क्या करूंगा? शौक है रंगदारी का, तो किसी दूसरे रंगदार से दोस्ती कर लूंगा और कहूंगा कि मेरे बदले तुम रंगदारी करना, उसके हिस्सेदारी हमें दे देना। तो जो बिहार में ये SIR हो रहा है जी, ये कि आज जो चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी से जो बम फोड़ा है, एक तरीके से ये बम गिरा है चुनाव आयोग और मोदी के ऊपर, इससे क्या सबक लेंगे मोदी जी? या आपको लग रहा है कि इस शौक से उभर नहीं पाएंगे या संभलेंगे, या फिर इसका एक रिपल इफेक्ट होगा बाकी जो घटक दल है, जैसे कि नीतीश कुमार हो गए, चिराग पासवान हो गए, बाकी जो छोटी छोटी बैसाखियां हैं, उन पर इस चिट्ठी का क्या असर पड़ेगा? क्या उनमें हिम्मत आएगी मोदी जी के खिलाफ अब बोलने की, असर्ट करने की? इसका असर क्या देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से जहां तक अभी फिलहाल ये चीज केवल बिहार तक सीमित रहेगी, क्योंकि बिहार के अलावा जो भाजपा के क्षेत्रीय दल उसके समर्थक हैं वहां पर उनका कोई चुनाव नहीं है, इसीलिए उनके साथ समस्या नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होगी बिहार में जो भाजपा के समर्थक घटक दल हैं, जो NDA के दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान जैसे लोग हों, जीतन राम मांझी जैसे लोग हों, बहुत सारे छोटे दल हैं। क्योंकि बिहार की अगर कोई समस्या है और बिहार का क्षेत्रीय दल उसे नहीं उठा रहा है और कहीं दूर बैठा हुआ चंद्रबाबू नायडू कोई दूसरे राज्य का उठा रहा है, तो बिहार की जनता तो सोचेगी कि मेरा भला जो मेरे राज्य सरकार को करना था, मेरे राज्य के क्षेत्रीय दलों को करना था, वो अगर दूसरा कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जो क्षेत्रीय दल जिसको मैं वोट करता हूँ, ये जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं, वो खुद हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि ध्यान में ये रखना होता है कि 2000 माफ कीजिएगा 1984 के बाद से अभी तक 2024 तक 11-12 लोकसभा चुनाव हुए हैं। आप सभी लोकसभा चुनाव का डेटा देख लीजिएगा। सभी लोकसभा चुनाव में एक डेटा है जो कि कॉमन है, मतलब हर जगह वो यही चीज लागू होती है कि चुनाव कोई भी होता है, चाहे सरकार किसी की भी बने, चाहे वो बीजेपी की बने, चाहे क्या कहते हैं कांग्रेस की बने, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की बने। हमें पता है आई के गुजराल साहब और देवेगौड़ा जी के समय में आई थर्ड फ्रंट की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। सरकार किसी की भी बनती है, लेकिन वोट शेयर के मामले में भारत में नंबर 1 सबसे ज्यादा वोट शेयर हमेशा क्षेत्रीय दलों को आता है। नंबर 2 पे कभी कांग्रेस आती है, कभी नंबर 2 पे बीजेपी आती है, लेकिन नंबर 1 पे हमेशा क्षेत्रीय दलों को ही वोट आता है, और वो 40% से हमेशा ज्यादा आता है। और बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को मिला के बाकी 60% में कोई 20-40, 20-35, 35-25 इस तरह से वो लोग शेयर करते हैं। अभी भी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं 2024 में, 1 साल पहले, उसका भी डाटा यही बताता है कि क्षेत्रीय दलों को 42% वोट है, बीजेपी को 36% वोट है और कांग्रेस को 22% वोट है। तो बीजेपी को पता है कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा जो है, उसको संपूर्ण सत्ता में आने से सबसे ज्यादा जो सबसे प्रभावी ढंग से वो रोक रहा है, वो है क्षेत्रीय दल। बंगाल में उसको ममता बनर्जी रोक रही हैं, सबको पता है। तमिलनाडु में उनको स्टालिन रोक रहे हैं, सबको पता है। पंजाब में उनको भगवंत मान रोक रहे हैं, सबको पता है। इसीलिए भाजपा क्या करती है, पहले क्षेत्रीय दलों के साथ दोस्ती कर लेती है, उनके जरिए उनके कंधे पर चढ़ के सत्ता में आती है, और सत्ता में आने के बाद उन्हीं को निगल जाती है। जैसे उसने नवीन पटनायक को निगल लिया। अगर वो नवीन पटनायक को नहीं निगल पाती तो महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ पहले शिवसेना के साथ गठबंधन करती है, और उसके बाद जब उसको आप दिखता है कि हम बड़े हो रहे हैं तो शिवसेना को ही तोड़ देती है, एनसीपी को ही तोड़ देती है। हमें पता है कि बिहार में भी उसकी योजना के अनुसार नीतीश कुमार को कमजोर करना उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो क्या कहते हैं, वो अश्वत्थामा की तरह हैं, वो चिरंजीवी हैं। वो जिस समय वाजपेयी थे ना, उसमें भी सबसे पहली बार एनडीए जब बना था, एनडीए बना था 1999 में, उस समय भी वो एनडीए के संस्थापक सदस्य नीतीश कुमार थे, और आज मोदी जी के समय भी नीतीश कुमार हैं। तो भाजपा को पता है कि जब तक नीतीश कुमार से निपटेंगे नहीं, तब तक क्या कहते हैं, बिहार में सत्ता की गद्दी भाजपा के हाथ में नहीं आने वाली है। तो नीतीश को निपटने के लिए, क्षेत्रीय दलों को निपटने के लिए इस तरह का जो ये एसआईआर का ये जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं अभियान चलाया गया है। सबको पता है कि एसआईआर में किसके वोट कटेंगे, जो गरीब है, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, और यही लोग तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों को वोट करते हैं। हमें पता है कि भाजपा को वोट करने वाले जो लोग हैं वो धनाढ्य वर्ग होता है, संपन्न वर्ग होता है, शहरी वर्ग होता है, और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको वोट करने वाले गांव के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, दलित होते हैं। तो उन्हीं का तो वोट कटने वाला है इसमें। आज लेकिन जो नायडू जी की ये चिट्ठी है, राय साहब अब आपके पास आऊंगी, क्या ये एक थर्ड फ्रंट की शुरुआत फिर से हो सकती है? क्योंकि आज नायडू जी ने जिस दिन चिट्ठी लिखी है, आज उसी दिन केजरीवाल साहब हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को अस्पताल में देखने के लिए गए हैं। उनकी गंगाराम अस्पताल से तस्वीरें भी आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा बम छोड़ा है मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी, और इधर थर्ड फ्रंट की तैयारियां पीछे से शुरू हो गई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड है राय साहब, म्यूटेड है। हाँ देखिए, नेताजी हम लोग कहते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद इस देश में 2 बुजुर्ग नेता को सारी पार्टियां सम्मान करती, जिसमें एक शिबू सोरेन है, एक लालू प्रसाद यादव, और दोनों विपक्ष में है। तो यह बहुत स्वाभाविक है कि अगर शिबू सोरेन झारखंड और रांची से चल कर आए हैं इलाज कराने, सारे देश की सारी पार्टियों के लोग जब भी मौका मिलेगा उनका हाल चाल कुशल क्षेम पूछने जाएंगे। उसमें किसी तीसरी मोर्चे के बनाने की अकुलाहट खोजना जो थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, कि वो तीसरे मोर्चे से बड़ा मोर्चा जो है वो भारत में ऑलरेडी वजूद में है, और उस वजूद में आने के पहले तीसरे मोर्चे की कवायद फेल हो चुकी थी। तीसरे मोर्चे के लोग उस इंडिया अलायंस के पार्टनर हुए थे जब पहली बार पटना में उसका कॉन्क्लेव हुआ था, उसका महासम्मेलन हुआ था। उसमें करीब करीब वो सभी लोग, और ये जो इंडिया अलायंस है वो और बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट
किस्म का मंच है जिसमें सब छोटी पार्टियों को उतना ही सम्मान मिलता है जितना कांग्रेस को और एनसीपी को मिलता है, और जितना राजग को और स्टालिन की पार्टी को मिलता है। इस चीज को समझने की जरूरत है नीलू जी, कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब देश का निर्माण के लिए संविधान बनाया तो क्या सोचा उसने, उसकी उस आर्टिकल नंबर 1, जो आर्टिकल नंबर 1 ही से देख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये उसकी फेडरल कैरेक्टर है कि भारत केवल एक केंद्रीकृत और सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के सिस्टम का देश नहीं है, ये राज्यों का समूह है। राज्यों का समूह का मतलब जो इसकी प्लूरलिटी है, जो इसकी विविधता है, जो 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 इसमें तमाम भाषाएं, तमाम सोच, तमाम कल्चर, तमाम साहित्य संस्कृति है, सबको बराबर से विकसित होने का मौका मिलना चाहिए, और उनको रिप्रेजेंट करती हैं। जब केंद्र की बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ने एक समय के एक दौर में उनको दरकिनार किया, तो इन शक्तियों का उदय हुआ। उन्हीं शक्तियों में टीडीपी भी है, उन्हीं शक्तियों में स्टालिन की पार्टी है, उन्हीं शक्तियों में चंद्रबाबू नायडू ने एक क्षेत्रीय दलों को एक नई ताकत दे दी है। एक ऐसे समय में जब केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता नहीं था, आज चिट्ठी ने क्या किया है, कैसे टर्निंग पॉइंट है ये? मैडम, क्षेत्रीय दलों को नायडू साहब ने नई ताकत नहीं दी है, इससे ज्यादा ये है कि क्षेत्रीय दलों ने मोदी जी को बता दिया कि हम और हमारे बैसाखी पर तुम्हारी सरकार चल रही है, और हमारा भी एक एजेंडा जो सेकुलर एजेंडा है, हमारा एजेंडा जो भारत के संविधान के सबके सम्मान का एजेंडा, हमारा एजेंडा जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन, हिंदुत्व और 370 और 4 तलाक और 5, और ये हमारा एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा है। और आरएसएस का एजेंडा पूरा करने के लिए हम इस केंद्र की सत्ता के साथ नहीं खड़े हो सकते। इसीलिए हमेशा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होती है, ताकि हमारी आशाओं और हमारी आकांक्षाओं पर भी केंद्र सरकार खरे उतरे। आप देखिए, जीएसटी से लेकर तमाम रीजनल जो फाइनेंसेस होता है, किस तरह से निर्मला सीतारमन हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, कैसे कटौती करते हैं, कैसे इनके अधिकारों पर अंकुश लगाते हैं। ये कर दिया इन्होंने, एक संकेत दिया है कि मोदी जी, हम न सिर्फ आपको आपकी इन नीतियों को लागू करने से रोक सकते हैं, बल्कि टकराव बढ़ा तो हम आपको सत्ता से नीचे भी उतार सकते हैं। और बहुत स्पष्ट है, बार बार ऐसे खतरे दिखाई पड़ने लगते हैं, और मोदी जी तुरंत अपना कितने पॉलिसीज, कितने प्रोग्राम। आप ये कह रहे हैं कि आज एक साफ संकेत नायडू ने ये दे दिया मोदी को कि जब वो चाहेंगे तो मोदी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज देख रहे हैं कि ये पूरा रिजेंटमेंट पूरे देश में है। पूरे देश की छोटी छोटी पार्टियों को ये लग रहा है कि केंद्र में एक ऐसी पार्टियां जो हमारे वजूद को खत्म करने के लिए हमारे गले में बांह डालती है। वह दोस्ती का इशारा नहीं होता, वो हमको अजगर की तरह निगलना चाहती है, और हमको छोटे भाई और हमको पिछलग्गू, हमको अपना पीछे पीछे चलने वाले चाकर और दास की तरह से इस्तेमाल करती है। आप देख लीजिए वहां पर बिहार की छोटी छोटी पार्टियों की क्या दशा कर दिया मोदी जी ने, और कैसे किस तरह की हरकतें हमारे नीतीश बाबू करते हैं और लोग हंसी ठिठोली करते हैं। कैसे अंत हो गया बीजेडी का, और कैसे अंत हो गया वहां उसके मुख्यमंत्री का, कोई नाम लेवा नहीं है। वही हाल महाराष्ट्र में, भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग 70,000 करोड़ जिसको चक्की पिसवा रहे थे, वहां के कोई डिप्टी सीएम है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर है, कोई ऊर्जा मंत्री है, सारे मलाईदार पदों पर वो लोग हैं जिनको मोदी जी ने जेल भेजने को मोदी की गारंटी बताया था। तो ये जो संविधान को बचाने वाली जो ताकतें हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, उनको लग गया है कि मोदी जी के रहते इस देश के का संविधान सुरक्षित नहीं है। इस देश की जो बुनियाद में जो इसके सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, डिसेंट्रलाइजेशन है। राय साहब, ये आखिरी सवाल है मेरा कि क्या इस नायडू की चिट्ठी के बाद आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग धीमा पड़ेगा ये इस गहन संशोधन पर, या फिर केंद्र सरकार चुनाव आयोग से कहेगी कि भैया बस करो वरना मेरी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए बस करो एसआईआर?
मोदी इनकी चिट्ठी तो दूसरा धमाका है। असली तो इनके शरीर से ऑक्सीजन कम कर दिया था 9 जुलाई के प्रदर्शन ने, फिर उसकी रही सही जान निकाल लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बहस में हमारे ऑनरेबल जजेस के ऑब्जर्वेशन ने, और जिस तरह से चुनाव आयोग के वकील बार बार बैक फुट पे जा रहे थे और बार बार कंसीड कर रहे थे। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन भी इनकी कम हो गई है। और नायडू साहब ने तो रहा सहा भी जो इनके भीतर जो है चुनाव आयोग का। दरअसल चुनाव आयोग से निपटने का मतलब केंद्र की सत्ता से निपटना। चुनाव आयोग तो पटवारी की तरह काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी जो चाह रहे हैं, जो उनका एजेंडा, उसको ये राजीव कुमार से भी बहुत नीचे गिर के काम करने वाले वर्तमान हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो चुनाव आयोग तो पीएमओ के इशारे पे काम करने वाली संस्था, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे नायडू साहब हो, चाहे बिहार हो, बिहार से संदेश आ रहा वो सब मोदी जी के खिलाफ हो संदेश है, केंद्र सरकार के खिलाफ हो संदेश। हाँ, नायडू की चिट्ठी ने आज मोदी जी की और चुनाव आयोग की एक तरीके से हेकड़ी निकाल दी है। अब देखना होगा कि इसका असर बाकी क्षेत्रीय दलों पर क्या होता है, लेकिन आज नायडू ने ये दिखा दिया कि वो मोदी के सामने असर्ट कर सकते हैं और जब भी चाहे वो मोदी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमल कृष्ण रॉय साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।